जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। अस्त्र MK2, अस्त्र MK3, रुद्रम 1, 2, 3 इस तरह के अलग अलग वेपन सिस्टम्स के टेस्ट के लिए DRDO तैयार। इंडियन नेवी एक्वायर करेगी एक डेडिकेटेड सैटेलाइट। CDS के रोल को लेकर भारत सरकार ले सकती है एक बड़ा फैसला। नीदरलैंड के राजदूत को डिलीट करना पड़ा, भारत को लेकर किया गया उनका ट्वीट। और विक्ट्री डे पर रशिया के राष्ट्रपति वेस्ट कंट्रीज को दे सकते हैं डूम्सडे की चेतावनी। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जारी की गई है कि इस महीने भारत के कम से कम 3 बेहद ही खास वेपन सिस्टम्स को टेस्ट किया जाएगा, जिसमें से एक है अस्त्र MK1 मिसाइल, दूसरी है अस्त्र MK2 मिसाइल जिसकी रेंज 160 किलोमीटर है, और तीसरा खास टेस्ट है भारत की न्यू जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 जिसकी ऑपरेशनल रेंज करीब 250 किलोमीटर तक है। इनमें से जो अस्त्र MK1 मिसाइल है, हालांकि इस मिसाइल के पहले भी कई सारे टेस्ट कंडक्ट किए जा चुके हैं, लेकिन इस बार के टेस्ट की खास बात यह होगी कि इसे पहली बार एक स्वदेशी सीकर के साथ टेस्ट किया जाने वाला है। और वहीं अगर बात करें अस्त्र MK2 की, तो सुखोई Su-30 MKI फाइटर से यह अस्त्र MK2 का पहला लाइव लॉन्च होने वाला है। और वैसे अस्त्र MK1 को भी सुखोई फाइटर से ही टेस्ट किया जाएगा। और वैसे आपको ये भी बता दें कि अस्त्र MK1 मिसाइल को LCA तेजस MK1 में भी इंटीग्रेट करने की प्रोसेस चल रही है, और ये प्रोसेस बेहद ही जल्द कंप्लीट भी होने वाली है। और इस बात की भी पूरी संभावना है कि बेहद ही जल्द LCA तेजस MK1 फाइटर से भी अस्त्र MK1 मिसाइल को टेस्ट किया जा सकता है। और केवल ये 3 खास टेस्ट ही नहीं, बल्कि इनके अलावा DRDO अस्त्र MK3 मिसाइल के भी पहले टेस्ट को कंडक्ट करने की योजना बना रही है। और अस्त्र मिसाइल का ये जो MK3 वाला वेरिएंट है, ये सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैम जेट इंजन पर आधारित होगा, और इसे भारत और रशिया संयुक्त रूप से विकसित कर रहे हैं। और ये करीब 350 किलोमीटर की रेंज के साथ आने वाला है। और सोर्सेज का कहना है कि अस्त्र MK3 का जो टेस्ट है वो इस साल के अंत तक कंडक्ट किया जाएगा। और इतना ही नहीं, बल्कि DRDO अपनी न्यू जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम के 2 और वर्जन को भी विकसित कर रही है, रुद्रम 2 और रुद्रम 3। इसमें से रुद्रम 2 350 किलोमीटर की रेंज के साथ आएगी, और वहीं रुद्रम 3 की रेंज होगी करीब 550 किलोमीटर। और इनमें फाइनल अटैक के लिए पैसिव होमिंग हेड के साथ INS GPS नेविगेशन भी इस्तेमाल किया जाएगा। सोर्सेज का कहना है कि रुद्रम 2 के जो ट्रायल्स है वो जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं, तो वहीं रुद्रम 3 को अभी थोड़ा समय लगेगा। इन सब के अलावा DRDO अपने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स यानी कि 100 बॉम्ब का भी परीक्षण करेगी, जो कि भारत में बना स्वदेशी प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब है। और इसे खास तौर पर दुश्मन के रनवेज, बंकर्स, उनके हैंगर्स, रेडार्स, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। और इसकी रेंज करीब 100 किलोमीटर है। और ये तो आप सभी जानते होंगे कि इस 100 बॉम्ब को खास तौर पर सुखोई Su-30 MKI, हॉकआई, सैपिकेट जैगवार, LCA तेजस और HAL के कैट्स प्रोग्राम के कैट्स वॉरियर से लॉन्च करने के हिसाब से भी डिजाइन किया गया है। और जबकि एक सिंगल सुखोई फाइटर अपने साथ इस तरह के 32 बॉम्ब्स को कैरी कर सकता है। और जबकि 1000 किलोग्राम के हैवी कैलिबर ग्लाइड बॉम्ब को भी विकसित किया जा रहा है, जिसकी रेंज 80 किलोमीटर होगी। और फिलहाल जो ये 100 बॉम्ब है, ये 125 किलोग्राम वाली कैटेगरी में आता है। और इस रिपोर्ट को देखकर हमें यही कहना पड़ेगा कि लगता है इस बार दिवाली जल्दी आने वाली है। और बाकी कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख के जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से किसके टेस्ट का सबसे ज्यादा इंतजार है। और बाकी इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इंडियन नेवी के मॉडर्नाइजेशन और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और कम्युनिकेशन प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर अब इंडियन नेवी अपने लिए एक डेडिकेटेड अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट GSAT-2 को एक्वायर करने पर विचार कर रही है। और इस बात की उम्मीद जताई गई है कि नेवी के लिए इस डेडिकेटेड अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट के ऑपरेशनल होने के बाद इंडियन ओशन रीजन में नेवी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी। और जो ये GSAT-2 सैटेलाइट है, ये भारतीय रक्षा मंत्रालय की उस 21 प्लान प्रोक्योरमेंट्स का हिस्सा है, जिनमें कुछ लॉन्ग टर्म एक्विजिशंस भी इंक्लूड हैं। और जैसे कि 2022-23 फिस्कल ईयर के लिए नेवी को मॉडर्नाइजेशन के लिए 45,250 करोड़ रुपीस तक का बजट अलॉट किया गया है, लेकिन अब हर साल की 10% ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए 2026-27 तक नेवी के मॉडर्नाइजेशन के लिए करीब 2.7 लाख करोड़ रुपीस और अलॉट किए जा सकते हैं। और इस मामले पर टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक इस GSAT-2 सैटेलाइट के अलावा इंडियन नेवी नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल वेसल्स, फ्लीट सपोर्ट शिप, हाई एंड मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस वाले रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, मल्टी रोल कैरियर बॉर्न फाइटर्स, दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, नेक्स्ट जनरेशन की फास्ट अटैक क्राफ्ट, नेक्स्ट जनरेशन की कॉर्वेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट, सर्वे वेसल, नेशनल हॉस्पिटल शिप, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल, मीडियम रेंज की एंटी शिप मिसाइल सिस्टम, सिमुलेटर एंड मिसाइल्स, MRSAM मिसाइल्स और ऐसे कई सारे वेपन्स और इक्विपमेंट हैं जो इंडियन नेवी खरीदेगी। और इसमें से जो GSAT-2 की खरीद है उसे भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इस फिस्कल के लिए लिस्ट किया है। हालांकि सैटेलाइट के डेवलपमेंट और लॉन्च की टाइमलाइन क्या रहने वाली है ये भी सामने नहीं आई है, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस की तीनों सर्विसेज में से जो नेवी है वो सैटेलाइट्स को एक्वायर करने के मामले में सबसे आगे है।
और बाकी जो GSAT-2 सैटेलाइट होगी इसे खास तौर पर इंडियन ओशन रीजन जैसे बड़े एरियाज पर एक रियल टाइम इमेजेस प्रोवाइड करने के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा, जो न केवल नेवी को सर्वेलियंस में मदद करेगी बल्कि जरूरत पड़ने पर इसे ऑपरेशंस प्लानिंग में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। द प्रिंट की तरफ से जारी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स सेक्रेटरी की जो पोस्ट है इन दोनों को अलग अलग करने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। और जबकि इससे पहले दोनों ही पोस्ट भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और वन ऑफ द बेस्ट इंडियन आर्मी कमांडर जनरल बिपिन रावत सर द्वारा संभाली जाती थी। लेकिन द प्रिंट की इस रिपोर्ट में डिफेंस सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि अब इन दोनों पोस्ट को अलग अलग किया जा सकता है और भारत के नए CDS को अपॉइंट करने की जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दी गई है। लेकिन अब इसके साथ भारत सरकार CDS के रोल को फाइन ट्यून करने की संभावनाओं पर भी विचार कर रही है, यानी कि पहले जो रोल CDS का हुआ करता था अब उसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा बदलाव यही हो सकता है कि CDS की पोस्ट अलग कर दी जाए और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की पोस्ट को अलग किया जाए। और इसी के तहत चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ को डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है, जो कि CDS को रिपोर्ट करेंगे। और बाकी फिलहाल भारत के नए CDS कौन होंगे तो ये अभी भी एक सस्पेंस ही बना हुआ है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री ने अपने इटालियन काउंटर पार्ट के साथ एक खास मीटिंग कंडक्ट करी थी और इस दौरान दोनों देशों के बीच कई सारे इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन की संभावनाओं पर चर्चा की गई है। लेकिन जो इसमें स्पेशल फोकस था वो था डिफेंस सेक्टर में। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से CRPF और BSF जैसी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के पर्सनल को रिटायरमेंट के बाद री एम्प्लॉयमेंट जैसे बेनिफिट्स देने के लिए एक खास पोर्टल लॉन्च किया गया है और इस पोर्टल का नाम है CAPF पुनर्वास। और इसकी मदद से CAPF के जो पर्सनल रिटायर होने के बाद फिर से किसी तरह की एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं तो ये पोर्टल उन रिटायर्ड CAPF पर्सनल को उनकी री एम्प्लॉयमेंट के लिए एक एप्रोप्रिएट मैच प्रोवाइड करने में मदद करेगा। और जबकि केंद्रीय गृह मंत्रालय प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज रेगुलेशन एक्ट के तहत एक और पोर्टल को ऑलरेडी रन कर रही है, जो कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज में रजिस्ट्रेशन के लिए है। और अब इस पोर्टल के साथ साथ जो नया वाला पोर्टल बनाया गया है CAPF पुनर्वास, तो इन दोनों को आपस में इंटरलिंक किया गया है और जिससे रिटायर्ड CAPF पर्सनल का डेटाबेस जिन्होंने CAPF पुनर्वास पर आवेदन किया है तो उनको प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा इस प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज रेगुलेशन एक्ट वाली वेबसाइट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है और जिसके परिणाम स्वरूप एक ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म बनता है जो कि जॉब लेने वाले और जॉब देने वाले दोनों के लिए है। इसके अलावा एक अपडेट जम्मू कश्मीर से सामने आया है, जहां आज कुछ आतंकियों द्वारा जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल GH हसन पर कायरतापूर्ण तरीके से हमला किया गया था और यह हमला उन पर तब हुआ जब वे निहत्थे थे। इस हमले में वे बहुत गंभीर रूप से घायल हुए हैं और फिलहाल अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है और बाकी एरिया की घेराबंदी कर दी गई है और सर्च ऑपरेशन जारी है। बाकी हम ईश्वर से कांस्टेबल GH हसन की फास्ट रिकवरी की प्रार्थना करते हैं। अभी हाल ही में नीदरलैंड के राजदूत की तरफ से जो रशिया यूक्रेन मामले पर भारत की पोजीशन को लेकर सवाल करने के साथ साथ जो भारत को ज्ञान देने की कोशिश की गई थी, फिर जिसके बाद भारत की तरफ से भी साफ तौर पर कह दिया गया था कि कृपया करके हमें ज्ञान देने की कोशिश ना करें, हमें पता है कि क्या करना है। तो आपको बता दें कि अब इस मामले पर एक नई चीज देखने को मिली है। तो हुआ यह कि नीदरलैंड के जिन राजदूत ने रशिया यूक्रेन मामले पर भारत के स्टैंड को लेकर सवाल करते हुए ट्वीट किया था, तो इंडियन डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के एक मजबूत पुशबैक के बाद अब उन्हें अपना ये ट्वीट मजबूरी में डिलीट करना पड़ा है। और अब इस पर आपके जो भी विचार है उसे कमेंट सेक्शन में आप खुलकर शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि 9 मई को अपने विक्ट्री डे के अवसर पर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वेस्ट कंट्रीज को डूम्स डे की चेतावनी दे सकते हैं। वैसे जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि डूम्स डे का मतलब होता है कयामत का दिन या प्रलय का दिन और उसे कई लोग जजमेंट डे भी कहते हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज शनिवार को ताइवान के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है कि ताइवान दुनिया से इस बात की उम्मीद करता है कि अगर कभी चाइना ने ताइवान पर हमला करने की कोशिश करी जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन पर किया है, तो ऐसी स्थिति में जिस तरीके से रशिया पर सैंक्शंस लगाए गए हैं तो उसी तरीके से चाइना पर भी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। और बाकी सैंक्शंस से याद आया, दुनिया में सबसे अधिक सैंक्शंस लगे हुए देशों में से एक नॉर्थ कोरिया ने आज शनिवार को एक और मिसाइल का टेस्ट किया है जो कि संभावित रूप से बैलिस्टिक मिसाइल बताई जा रही है और साउथ कोरियन मिलिट्री का मानना है कि ये एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। तो आपको बता दें कि आज ही के दिन 2010 में जम्मू कश्मीर के बारामूला में चलाए गए एक ऑपरेशन के दौरान राष्ट्रनायक अनूप कुमार शर्मा ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था और उनकी इस वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1997 में त्रिपुरा में एक IED अटैक में CRPF की 33 बटालियन के हमारे 17 वीरों ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1994 में कैप्टन सुनील खोकर भी वीर गति को प्राप्त हुए थे
और उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और जबकि आज के दिन 2016 में सैपर किशोरीलाल राठौर ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। और जबकि आज के दिन 1960 में भारत की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO को भी बनाया गया था। और वैसे हम आपको बता दें कि BRO भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और अगर आपको BRO के बारे में डिटेल में जानना है तो ऑलरेडी हमने इस पर एक वीडियो पहले बनाई है, आप उसके माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। बाकी इसी के साथ आपके लिए आज का सवाल, इंसास की फुल फॉर्म क्या है? और बाकी कल के सवाल का जवाब है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।